Welcome, students. Today we will start from point 3.3 of your first chapter, Nationalism in Europe. 1848, the revolution of the liberals. रिवॉल्यूशन क्रांति, लिबरल्स मीन्स जो लोग स्वतंत्रता चाहते थे उनके द्वारा जो क्रांति की गई. Parallel to the revolts of the poor, unemployed, and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. पैरेलल मीन्स उसी टाइम पे जब रिवॉल्ट यानी कि क्रांति चल रही थी गरीबों के द्वारा, अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार थे, स्टार्विंग पेजेंट्स जो भूखे प्यासे जो खेती वाले करने लोग थे, फार्मर्स थे, एंड वर्कर्स और जो कर्मचारी लोग थे, काम करते थे कई जगह पर इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848. तो 1848 में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये लोग तो आंदोलन कर रहे थे, क्रांति कर ही रहे थे. और रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास, लेकिन उसके समान यानी कि उसके साथ साथ पैरेलल हम लोग बोल सकते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग थे, वो लोग भी क्रांति कर रहे थे, वॉज अंडर वे. इवेंट्स ऑफ फेब्रुअरी 1848 इन फ्रांस, और 1848 में फ्रांस में जो घटनाएं हुई, हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, उससे जो फ्रांस का जो मोनार्क था उसको अपने पद का त्याग करना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा. एब्डिकेशन का मतलब है यानी कि उसको अपना पद पे से हटना पड़ा. एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, और एक रिपब्लिक बाहर आई, फ्रांस में बन के बाहर आई, बेस्ड यानी जो आधारित थी यूनिवर्सल मेल सफरेज. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं है यहाँ पर, मेल सफरेज का मतलब सिर्फ पुरुषों को, मेल्स को हक होगा, जो 18 साल से ऊपर होंगे उनको ही इलेक्शन या वोटिंग देने का हक होगा, फीमेल्स को हक नहीं था. हैड बीन प्रोक्लेम्ड, और ऐसा डिक्लेयर हुआ कि जो 18 साल से ऊपर होंगे और मेल होंगे उनको इलेक्शन राइट्स होंगे, उनको वोटिंग के हक होंगे. तो मोनार्क को ऐसा डिक्लेयर करना पड़ा. इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, और यूरोप के दूसरे पार्ट्स में जहाँ पर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं थे, अभी तक फ्री नहीं थे, अभी तक नहीं थे फ्री, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर. जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, उनके मैन एंड वुमेन, उनके पुरुष और स्त्री, ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस, जो फ्री मिडिल क्लास लोग थे, नया मिडिल क्लास बना था, कंबाइंड द डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो उन्होंने साथ मिलके कहा कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली फ्रीडम चाहिए विथ नेशनल यूनिफिकेशन, और राष्ट्रीय एकता यानी कि सब जो रीजन्स अलग अलग हैं उनको एक करा जाए, यूनिफाइड करा जाए, उनकी ऐसी मांग थी. दे टूक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स, और उन्होंने फ़ायदा उठाया ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, जो सब जगह फैल चुकी थी, आंदोलन या क्रांति फैल चुकी थी, टू पुश देयर डिमांड्स, अपनी मांगे आगे बढ़ाई, अपनी मांगों को आगे किया उनके साथ साथ. फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट, क्या बनाना चाहते थे, एक नेशन स्टेट. जैसे इंडिया आज नेशन स्टेट है, आज 35 स्टेट्स के आसपास है टोटल इंडिया में, और पहले तो 565 हुए थे, जैसे अलग अलग रीजन्स होते थे, पर ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, और जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है वैसे सिद्धांतों के ऊपर, वैसे नियमों के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन स्टेट बनाया जाए. और कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो देश को चलाने के, प्रेस को फ्रीडम हो, मीडिया को फ्रीडम हो, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो इन द जर्मन रीजन्स, जर्मनी के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग हिस्सों में से लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, संघ बने, यूनियंस बने, हुज मेंबर्स, जिनके सदस्य जो थे
वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। वो कौन थे? तो मिडिल क्लास लोग थे, मध्यम वर्ग प्रोफेशनल, व्यवसायकारी थे, धंधादारी मीन्स बिजनेसमैन थे। एंड प्रॉस्परस आर्टिसंस, और वेल्दी जिनके पास बहुत सारी मिलकत होती जैसे आर्टिसंस थे, कलाकार लोग थे। केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट की सिटी में एक साथ मिलते हैं। एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और वो लोग डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, पूरे जर्मन के लिए एक नेशनल असेंबली बनाई जाए और उसका वोटिंग किया जाए। ऑन 18 में 1848 और 18 में 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इस दिन 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंट जो इलेक्शन होने के बाद जीत के आए थे, मार्च मीन्स वो आगे बढ़ते हैं, इन अ फेस्टिव प्रोसेशन, जैसे कोई त्यौहार का एक जुलूस निकलता है वैसे जुलूस निकाला गया, टू टेक देयर प्लेसेस, और अपनी अपनी जगह लेने के लिए, क्योंकि वो नए चुन के आए थे तो बहुत उत्साह के साथ अपनी जगह लेने के लिए। कहाँ पर? इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट में, संसद भवन में। कन्विंस में ये मीटिंग कहाँ पर हुई, कहाँ पर इसको असेंबली किया गया या असेंबल किया गया, कहाँ पर सब इकट्ठा हुए? इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, तो सेंट पॉल चर्च, गिरजा अगर हम लोग जो बोलते हैं, वहाँ पर ये लोग सब इकट्ठा हुए। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्क सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया जर्मन नेशन के लिए, जिसका हेड यानी कि मुखिया तो एक मोनार्क रहेगा, बट सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, लेकिन उसकी हुकूमत नहीं चलेगी, हुकूमत होगी या वो अधीन रहेगा संसद भवन के अधीन रहे, संसदों के अधीन रहेगा, यानी कि अब मिक्स में सरकार चलेगी, मोनार्की तो होगी लेकिन वो पार्लियामेंट से मिल के चलेगी, साथ में मिल के चलेगी। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, king of Prussia, he rejected it. अब when the deputies, जो लोग चुन के आए थे, offered the crown on these terms, offered the crown यानी कि राजा को इन कंडीशंस की बात करते हैं, फ्रेडरिच विल्हेम फोर जो किंग ऑफ प्रशिया थे, उसको भी ये बात बता दें कि मोनार्की और पार्लियामेंट दोनों होना चाहिए, ही रिजेक्टेड इट, तो उसने इसको बहिष्कार किया। एंड जॉइंट अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उसने दूसरे मोनार्क्स, दूसरे राजाओं के साथ हाथ मिलाया और इनका विरोध किया। इलेक्टेड असेंबली जो 831 लोग चुन के आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इस असेंबली का उसने विरोध किया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब जबकि एरिस्टोक्रेसी जो ऊंची सोसाइटी के लोग थे, हायर साइड थे सोसाइटी के, मिलिट्री और जो मिलिट्री थी वो बिकेम स्ट्रोंगर, वो मजबूत होते गए। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, तो पार्लियामेंट का बेस जो होता है वो पब्लिक से रिलेटेड होता है, लेकिन क्योंकि अब ऊपरी हाथ रहा एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का, वो अधिक स्ट्रॉन्ग होने लगे, तो पार्लियामेंट का जो बेस था या पार्लियामेंट बनाने का जो सपना था, इरोडेड मीन्स वो बह गया, हम लोग बोल सकते हैं, या डिस्ट्रॉयड, वो ख़त्म हो गया ऐसा। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस, और जो पार्लियामेंट थी, जो संसद भवन था, उसमें कौन से लोग चुन के आए थे? जो डोमिनेटेड में उसमें ज़्यादातर कौन से लोग थे, मेजोरिटी किसकी थी? तो मिडिल क्लास लोगों की। हु रेजिस्टेड, और वो लोग भी विरोध करते थे, द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, तो वो लोग किसका विरोध करते थे, किन की मांगों का विरोध करते थे? तो वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे, जो निचले वर्ग के लोग थे, लोअर मिडिल क्लास थे, हम लोग बोल सकते लोअर क्लासेस थे, उनकी मांगों को ठुकराया। इसीलिए इन लोगों का, वर्कर्स का और आर्टिसंस का सपोर्ट उन्होंने खो दिया, अब लोग उनके साथ नहीं थे। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, आखिरी में यही हुआ कि मिलिट्री को बुलाया गया, एंड असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, और जो ये असेंबली बनी थी, नई असेंबली, उसको डिज़ोल्व कर दिया गया, उसका हम लोग बोलते हैं विसर्जन कर दिया गया। द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट, और ये जो एक इश्यू था कि पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट्स, इलेक्शन के राइट्स वीमेन को भी दिए जाए, वो एक अपवाद था, कंट्रोवर्सी था, आर्गुमेंटेशन था उसके अंदर, वन विद इन द लिबरल मूवमेंट,
और जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें ये लोग कुछ बोल रहे थे कि हाँ मिलना चाहिए, कुछ बोल रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसे कंट्रोवर्सी थी इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वीमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। लेकिन इस लड़ाई में, इस लिबरल मूवमेंट में, फ्रीडम की मूवमेंट में वीमेन थे, उन्होंने अच्छी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था सालों से। वीमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, उन्होंने अपने राजकीय संघ बनाए थे। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स की खोज की थी या न्यूज़पेपर्स छापते थे। एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, और जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी या दिखाव होते थे, आंदोलन होते थे, उन्होंने उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ही था। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। लेकिन जब असेंबली का इलेक्शन होता है तब उनको सफरेज राइट्स मीन्स वोटिंग राइट्स मिलती नहीं है, उनको ना बोल दिया जाता कि आप लोग वोट कर सकते नहीं हो। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors' gallery। और जब हमने अभी देखा मीटिंग हुई थी फ्रैंकफर्ट में सेंट पोल चर्च में नई असेंबली की, तब उन्हें एक दर्शक के तौर पर सिर्फ अंदर बुलाया गया, कोई वोटिंग के हक उनको दिए नहीं गए। अब यहाँ पर एक आर्टिकल दिया है सोर्स सी, हाउ अ लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वीमेन टू बी डिफाइंड। तो लिबर्टी मीन स्वतंत्रता, उनकी मुक्ति, और इक्वालिटी का मतलब उनकी समानता वीमेन के लिए, स्त्रियों के लिए कैसे डिफाइन की जाए, उसकी व्याख्या कैसे कर दी जाए। द लिबरल पॉलिटिकल कार्ल वेल्कर एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग व्यूज। तो लिबरल पॉलिटिशियन जो कार्ल वेल्कर चुन के आया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, उसने अपना व्यू ऐसे रखा, उसने अपना दृष्टिकोण ऐसे रखा कि स्त्रियों के लिए क्या कहा उसने। नेचर हैज़ क्रिएटेड मैन एंड वीमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। स्त्री और पुरुष को कुदरती तौर पे ऐसा बनाया गया है कि उनके कार्य अलग अलग हैं। मैन द स्ट्रॉन्गर, द बोल्डर एंड फ्रीयर ऑफ द टू। मैन जो है, पुरुष जो है, दोनों में से अधिक बलवान है, बोल्ड है, हिम्मत वाला है, और स्वतंत्र है दोनों में से, स्त्री से ज़्यादा। हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, वो अपनी फैमिली का, कुटुंब का रक्षक है। इट्स प्रोवाइडर, उसको खाना पीना मुहैया कराना, कमाना। मेंट फॉर पब्लिक टास्क इन द डोमेन ऑफ लॉ, प्रोडक्शन, डिफेंस। और पब्लिक टास्क जैसे जाहिर में पब्लिक काम है, जैसे डोमेन ऑफ लॉज कायदे कानून है, प्रोडक्शन करना है, डिफेंस संरक्षण करना है, आर्मी मिलिट्री वगैरह का काम है, वो सब मैन का काम है। वुमन जो स्त्री जो है, द वीकर कमज़ोर, डिपेंडेंट दूसरे पे डिपेंडेंट यानी कि दूसरे ऊपर निर्भर करने वाली, एंड टिमिड का मतलब वीक, कमज़ोर। रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ऑफ मैन, उसको तो मैन के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हर स्पीयर मीन्स उसका सर्कल, उसके सराउंडिंग्स है, वो है इज़ द होम, कि वो घर में रह सकती है। केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। द नर्चरिंग ऑफ द फैमिली, और फैमिली को डेवलप करना है, फैमिली का ध्यान रखना है, देखभाल करनी है। डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ, तो आगे कुछ कहने की ज़रूरत है, कोई सबूत देने की ज़रूरत है। दैट गिवन सच डिफरेंसेस, के दोनों में इतने सारे मतभेद हैं, इतने सारे डिफरेंसेस हैं। इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली एंडेंजर हारमनी, कि अगर हम दोनों को एक मानते हैं, समानता देते हैं, दोनों के इक्वल राइट्स की बात करते हैं, तो इससे हारमनी, जो पीस है, शांति है, वो भंग होगी और उसको खतरा होगा। एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली, और कुटुंब की जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, ऑनर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। ऐसा उसका अपने उसने व्यूज़ दिए उसने अपने। तो इसका मतलब वो हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके ओपिनियन से हम बोल सकते हैं कि ये फेवर में नहीं है, स्त्रियों के फेवर में नहीं है। दूसरा, लुइस ऑटो पीटर्स 1819 to 95 वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो लुइस ऑटो पीटर्स एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, हु फाउंडेड अ वीमेंस जर्नल। ये थी फीमेल है, अ वीमेंस जर्नल। उसने स्त्रियों के लिए एक जर्नल मीन्स सामयिक हम लोग बोलते हैं, पीरियोडिकल्स जैसे आते हैं, मैगजीन्स आती है। एंड सब्सिक्वेंटली, और उसके बाद फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। फेमिनिस्ट का मतलब है जो स्त्रियों के लिए काम करती है, स्त्रियों के विचार से मेल जोल खाती है।
वैसे ऑर्गेनाइजेशंस उसने बनाए, एसोसिएशन बनाए। द फर्स्ट इश्यू ऑफ अ न्यूज़पेपर, और उसका जो न्यूज़पेपर का पहला इश्यू था, फर्स्ट न्यूज़पेपर था 21 अप्रैल 1849, कैरीड द फॉलोइंग एडिटोरियल। तो उसने उसमें एक एडिटर के तौर पे कुछ लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था जो नीचे लिखा गया है। Let us ask how many men possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people of all human beings। तो बोलती है ये जो लोग हैं, पुरुष हैं, वो ऐसे विचारों से ग्रस्त हैं, ऑफ लिविंग एंड डाइंग फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी, जब मरेंगे और जिएंगे आज़ादी के लिए, और प्रिपेयर टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द एंटायर पीपल, लेकिन वो सभी लोगों की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं क्या? ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सबके लिए, क्वेश्चन मार्क है। When asked this question, जब ये प्रश्न पूछा गया, they would all too easily respond with a yes। तो बोलेंगे हाँ हाँ, हम सबके लिए लड़ रहे हैं, पूरे सबके लिए आज़ादी। Though their untiring efforts are intended for the benefit of only one half of humanity, man, लेकिन इनके जो इतने सारे एफर्ट्स वो डाल रहे हैं फ्रीडम के लिए, वो तो आधी आबादी, हम लोग बोलते हैं आधी मानवता, यानी कि सिर्फ मैन, पुरुषों के लिए वो सोच है, स्त्रियों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है, उनकी आज़ादी की तो बात ही नहीं है। बट लिबर्टी इज़ इनडिविजिबल, लेकिन लिबर्टी तो हमको डिवाइड नहीं कर सकते कि मैन की होनी चाहिए, वीमेन की नहीं होनी चाहिए। फ्री मैन देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री, इसलिए फ्री मैन होगा वो सहन नहीं कर पाएगा जैसे अनफ्री, यानी कि स्त्रियां भी फ्री हो जाए, वो उनको सहन होगा नहीं। तो स्त्रियां जैसे गुलामी की ज़िंदगी जिए और मैन वो फ्री रहे, ऐसा वो सोच सकते थे। तो ये जो है ये पॉजिटिव सोच है कि स्त्रियों को भी फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको भी इलेक्शन राइट्स मिलने चाहिए। तीसरा आर्टिकल दिया है, एन एनोनिमस रीडर ऑफ द सेम न्यूज़पेपर सेंड द फॉलोइंग लेटर टू द एडिटर ऑन 25 जून 1850। एनोनिमस जिसका मतलब जिसका नाम नहीं दिया है, पर यह आर्टिकल उसने भेजा था पढ़ने के बाद 25 जून 1850 को एडिटर को। It is indeed ridiculous and unreasonable to deny women political rights even though they enjoy the right to property which they make use of। बोले ये तो फनी लगता है, मजाक की बात है, और अनरीजनेबल, इसमें कोई तथ्य नहीं है कि वीमेन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दी जाती है, जबकि उनको भी प्रॉपर्टी के हक हैं, वो एंजॉय करती हैं। They perform functions and assume responsibilities without however getting the benefits that accrue to men for the same। वो भी वही काम करती है जो मैन करता है, उनके जैसे काम करती है, जवाबदारी निभाती है, लेकिन मैन के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनको नहीं दिए जाते। वाई दिस इनजस्टिस, ये अन्याय क्यों है उनके साथ? इट इज़ नॉट अ डिसग्रेस दैट इवन द स्टूपिडेस्ट कैटल हर्डर पॉसेसेस द राइट टू वोट सिंपली बिकॉज ही इज़ अ मैन। और बोलता है एक चरवाहा जो होता है उसको भी वोटिंग राइट्स है। ये तो एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है कि उसको वोटिंग राइट है, जबकि हाईली टैलेंटेड वुमन जो जिसमें क्वालिटीज़ हैं, टैलेंटेड है, काफ़ी वीमेन है, ओनिंग कंसिडरेबल प्रॉपर्टी, और जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस राइट। तो जो गरीब है, चरवाया है, अज्ञानी है, मूर्ख है, उसको वोटिंग राइट्स है, लेकिन जो टैलेंटेड है, पैसे वाली है, जो सब जवाबदारियां अपनी निभाती, उस स्त्री को वोटिंग राइट्स नहीं है। ये तो कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। इवन दो दे कॉन्ट्रीब्यूट सो मच टू द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट, और स्टेट यानी कि पालन पोषण करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो इतना सारा कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देती है सोसाइटी को। अब ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च की है, जिस दिन वो असेंबली हुई थी री इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जैसे हमने आगे पढ़ा था। कॉन्टेम्प्ररी कलर प्रिंट, नोटिस द वीमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। अपर लेफ्ट गैलरी में वीमेन खड़ी है, वो खाली प्रेक्षक हैं, वो कुछ वोटिंग वगैरह कर सकती नहीं है। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order। अब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, जो सोचते थे कि धीरे से चेंजेस होने चाहिए
एकदम फास्ट चेंजेस नहीं होने चाहिए। वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स, वो लोग ये आज़ादी के जो आंदोलन थे उसको सप्रेस, उनको दबाने में कामयाब होते हैं इन 1848 वो को होते हैं, लेकिन दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन जो पुराने सिस्टम थे वो उनको रिस्टोर यानी कि फिर से वापस अमल नहीं कर सकते। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। अब मोनार्क्स को भी लगा था कि बार बार ये आंदोलन हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, तो कुछ ना कुछ उनकी बात सुननी चाहिए, उनको कुछ कंसेशंस देने चाहिए, उनको भी हिस्सा मीन्स उनका भी कुछ हक बनता है स्टेट को चलाने में, ऐसा मोनार्क्स भी मानने लगे। हैंस इन द ईयर्स आफ्टर 1848, इसीलिए 1848 के बाद के सालों में द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। इसीलिए 1848 के बाद के सालों में जैसे चेंजेस आए थे वेस्टर्न यूरोप में, वैसे अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के मोनार्क्स भी चेंजेस यानी कि बदलाव इंट्रोड्यूस मीन्स वो इंट्रोड्यूस करने लगे, बदलाव लाने लगे जो 1815 में वेस्टर्न यूरोप में आ चुके थे। दस इसी कारण सर्फडम यानी कि स्लेवरी, गुलामी एंड बॉन्डेड लेबर, जो जबरन काम करवाया जाता था लोगों से, वर एबॉलिश, इनको निकाल दिया गया या इनको हटा दिया गया, बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया, हैब्सबर्ग के जो रीजन्स थे उसमें और रशिया में से ये बॉन्डेड लेबर और सर्फडम को हटा दिया गया। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867, और हैब्सबर्ग के जो रूलर्स थे उन्होंने मोर ऑटोनॉमी मीन्स मोर पावर्स दिए हंगेरियंस को 1867 में। आइडियोलॉजी का मतलब है हमारे जो आइडियाज़ होते हैं उसकी बात है। सिस्टम ऑफ आइडियाज़ रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। सिस्टम यानी कि एक सिस्टम है जिसमें आइडियाज़ रिफ्लेक्ट होती है किसी एक सामाजिक या पॉलिटिकल थॉट के बारे में। Now third point is complete. We'll move to point number 4, the making of Germany and Italy। तो जर्मनी और इटली का हम लोग यूनिफिकेशन देखेंगे कि ये दोनों एक राष्ट्र कैसे हुए, यूनिफाइड कैसे हुए। 4.1 जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो आर्मी यानी कि जो सेना होती है वो आर्किटेक्ट, क्या एक नेशन बना सकती है, एक राष्ट्र बना सकती है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। 1848 के बाद यूरोप में जो नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना थी, मूव्ड अवे, वो हट गई वहाँ से अपनी जगह पे से। फ्रॉम इट्स एसोसिएशन मीन्स उसने साथ छोड़ दिया विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन, तो लोकशाही और क्रांति से उसने अपना पल्लू झाड़ दिया। नेशनलिस्ट sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe। नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रीय भावनाएं जो थी वर ऑफन मोबिलाइज मीन्स उनको बढ़ाया गया था, स्प्रेड किया गया था बाय कंजर्वेटिव्स में जो पुराने ख्यालात के लोग थे, फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर मीन्स राष्ट्र का पावर बढ़ाने में, एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप में अपना राजकीय आधिपत्य, अपना राज जमाने के लिए वो लोग ऐसा सोचते थे। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। ये जो ऊपर बात कही गई है वो हम जब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होता है, नेशन स्टेट बनते हैं, ये प्रोसेस जो हमने ऊपर पढ़ा वो उसमें देखा या उसकी झांकी उसमें हो जाती है। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमॉन्ग मिडिल क्लास जर्मन्स। तो तुमने देखा कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो जर्मन के मिडिल क्लास लोगों में भरी हुई थी। who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। जिन्होंने ट्राई किया था कि जर्मनी को एक किया जाए और उसके रीजन्स को जोड़ा जाए, यूनिफाइड किया जाए, जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स का था नेशन स्टेट बनाया जाए और उसको रूल यानी कि उसको गवर्न किया जाए, उसका संचालन किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा।
This liberal initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. लेकिन इनका जो ये लिबरल स्वतंत्रता का इनिशिएटिव था या ये इनकी सोच थी नेशन बिल्डिंग की, उसको दबा दिया गया कंबाइंड फोर्स मीन्स मिली जुले ताकत से। कौन सी ताकत है? मोनार्की, राजाशाही जो थी, राजा लोग थे, मिलिट्री सेना थी, और लार्ज लैंड ओनर्स जो जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन जायदाद थी, वो उन्होंने मिलकर जंकर्स जो थे प्रशिया के, उनके विचारों को दबा दिया। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो प्रशिया ने अब जो यूनिफिकेशन का नेशनल मूवमेंट था उसकी लीडरशिप ले ली, वो आगे आ गया। इट्स चीफ मिनिस्टर, उसका जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वान बिस्मार्क, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। वो इसका हम लोग बोलते प्लानर था, उसने प्लान बनाया था ऑफ दिस प्रोसेस, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी, जिसको प्रशियन सेना की मदद से आगे बढ़ाया गया, एंड ब्यूरोक्रेसी, और हाई सोसाइटी के जो लोग थे उसमें ब्यूरोक्रेट्स थे, डिप्लोमेट्स थे, उनके साथ मिलके ओटोमान बिस्मार्क ने ये प्रोसेस आगे बढ़ाया। 3 wars over 7 years, 7 साल में 3 युद्ध विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री, इसमें प्रशिया की जीत हुई, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और इसके साथ ही उनको एक करने का, जोड़ने का जो काम था वो पूरा हुआ। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग, 1871 जनवरी में प्रशियन राजा जो थे विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। तो वर्सेल्स में एक सेरेमनी यानी कि हम बोलते सम्मेलन किया गया, सेरेमनी हुई, उसके अंदर उत्सव हुआ, और उसके अंदर विलियम वन जो प्रशिया का राजा था उसको जर्मन का राजा, एक सम्राट हम लोग बोलते हैं, घोषित किया गया। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, और कड़कती ठंड की जो मॉर्निंग थी 18 जनवरी 1871 को, एन असेंबली कॉम्प्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, असेंबली इनकी मीटिंग हुई जिसमें जर्मन स्टेट्स के अलग अलग राजकुमार थे, प्रिंसेस थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, सेना के लोग थे उसके अंदर, इम्पॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वान बिस्मार्क जो थे वो भी थे, गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय काइजर विलियम वन ऑफ प्रशिया। ये सब मिले कि हमारा जो एम्परर, हमारा जो सम्राट है अब से वो है काइजर विलियम वन प्रशिया का जो है। और ये लोग कहाँ पर गैदर हुए थे? हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, वहाँ पर उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया। ये फिगर दिया ही हुआ है साइड पे, हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेल्स का फिगर 11। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. अब जर्मनी को एक नेशन करने में जो पावर दिखाया, प्रशिया ने जो ताकत लगाई, उसने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, अपना रूप दिखाया, वो एक पावरफुल स्टेट था, ऐसा उसने बताया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, और ये जो नया जर्मन स्टेट, यूनिफाइड स्टेट बन रहा है, उसमें जोर दिया गया कि करेंसी का मॉडर्नाइजेशन किया जाए, बैंकिंग शुरू की जाए, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम जर्मनी में बनाए जाए। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ और प्रशिया में जैसे कदम उठाए गए या जिस तरीके से वहाँ काम किया जाता था, वो एक मॉडल मीन्स रोल मॉडल की तरह उसको अपनाया गया। उसी तरीके से रेस्ट ऑफ जर्मनी यानी कि बाकी का जर्मनी भी काम करेगा। इटाली यूनिफाइड। अब जर्मनी के बाद इटली का यूनिफिकेशन देखेंगे हम। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो जर्मनी की तरह इटली का भी पॉलिटिकल यानी कि जो राजकीय ब्रेक डाउन था, फ्रेगमेंटेशन था, जो टूट फूट हुई थी बारंबार, वो हम देख सकते हैं। इटालियंस वर स्कैटर्ड और ओवर सेवरल डायनेस्टीज स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। इटालियन भी बिखरे हुए थे, अलग अलग वंश के राजा थे, स्टेट्स थे,
मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर के तौर पे वो जाना जाता था। मल्टीनेशनल मीन्स बहुत सारे राष्ट्र उसके अंदर थे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, और हम लोग देख सकते हैं कि मिडल ऑफ द 1850s के आसपास इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ऑफ विच वन सार्डिनिया पिडमॉन्ट, और उसमें से एक था सार्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, जिसमें इटालियन प्रिंसली हाउस यानी कि इटली के खुद के राजकुमार वो राज करते हैं। नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, और जो उत्तर का उत्तर दिशा में जो स्टेट थे वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था। सेंटर जो मध्य का भाग था वो रूल्ड बाय द पोप, यानी कि क्लार्जी हम लोग बोल सकते हैं, पोप जो प्रीस्ट होता है चर्च का वो हाईएस्ट। एंड द सदर्न रीजन्स, और दक्षिण के जो रीजन्स थे वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, दक्षिण में बॉर्बन किंग्स थे स्पेन के। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, इटालियन भाषा भी अलग अलग तरीके से बोली जाती थी, एक प्रकार की भाषा नहीं थी। एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस, और उसमें अलग अलग विस्तार, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग भाषाएं उसके अंदर मिश्रित थी, तो एक भाषा अभी भी नहीं बोली जाती थी। During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together coherent program for a unitary Italian republic, और 1830s में गिसेपी मैजिनी है उसने sought to put together, उसने मांग की कि एक कोहेरेंट प्रोग्राम का मतलब है लॉजिकली कनेक्टेड, जिसका इंटीग्रेटेड है, नेटवर्कड है, फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, एक इटालियन रिपब्लिक बनाया जाए, यूनिफाइड किया जाए, सबको एक किया जाए, उसका ऐसा विचार था। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, और अपने विचार फैलाने के लिए उसने एक यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त लोगों का एक सोसाइटी बनाया। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. लेकिन जब ये जो आंदोलन था, ये जो क्रांति थी वो फेल हो गई 1831 और 1848 में, इसका मतलब अब इटली को एक करने का जो काम है, और वो तो जो रूलर था किंग विक्टर इमैनुअल II सार्डिनिया पिडमॉन्ट का, उसी के माथे पे ये ठिकरा फूटा कि अब युद्ध के द्वारा ही ये काम हो सकता है, क्रांति और आंदोलन से नहीं हो सकता है। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, और जो लोग सत्ता हासिल थे, सत्ताधारी थे इन प्रदेशों के, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. तो अब जब युद्ध के बाद वो उनको इटली क्या ऑफर करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति होगी, और पॉलिटिकल डोमिनेंस, और उनका आधिपत्य होगा पॉलिटिकल, राजकीय तौर पे। कैरिकेचर मीन्स कार्टून दिया गया, ओटो वन बिस्मार्क, जर्मन रिस्टेक पार्लियामेंट, फ्रॉम फिगारो वियना 5 मार्च 1870, और ऊपर नक्शा दिया गया है अलग अलग टाइम पे राज्यों का, कैसे वो डिवाइडेड थे। चीफ मिनिस्टर कैवोर who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat. अब जो चीफ मिनिस्टर कैवोर थे, जिन्होंने आगे मीन्स जो लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, इटली के अलग अलग रीजन्स को एक करने के लिए, न तो वो एक क्रांतिकारी थे, न तो एक लोकशाही के चाहक थे। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलाइट, और इटालियन एलाइट यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक डिप्लोमेटिक ग्रुप था, जो क्रीम लेयर थी इटालियंस की, उनका जो एक पढ़ा लिखा और संपत्ति वाला जो ग्रुप था। ही स्पोक फ्रेंच, वो भी फ्रेंच बोलते थे, बट मच बेटर देन ही डिड इटालियन, इटालियन से तो ज़्यादा अच्छी वो फ्रेंच बोलते थे। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, और एक युक्तिपूर्ण डिप्लोमेटिक अलायंस यानी कि राजकीय तौर पे उसने अलायंस किया, जोड़ किया विथ फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कॉड, फ्रांस के साथ उसने हाथ मिलाए कैवोर ने। सार्डिनिया पिडमॉन्ट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, तो फ्रांस सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा और इसकी मदद से, कैवोर की मदद से एक मिला जुला प्लान बनाया गया, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में जो उस टाइम इटली पे रूल करते थे उनको हराया गया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स,
और रेगुलर मीन्स आम सेना जो होती थी उसके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसेपी गरिबाल्डी ज्वाइन द फ्रे। तो सेना तो थी लेकिन वॉलंटियर्स जो लोग अपनी इच्छा से स्वेच्छा से वो ज्वाइन हुए थे सेना में, वो गिसेपी गरिबाल्डी के साथ इस युद्ध में इटली को एक करने का जो मुहिम थी उसमें वो लोग जुड़ गए। फ्रे का मतलब ये जो उनका मोटो था, ऑब्जेक्टिव था। इन 1860 they marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers। और वो 1860 में साउथ इटली यानी कि दक्षिण इटली में आगे कूच करते हैं और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में जाते हैं और उनको सफलता मिलती है। लोकल पीजेंट्स जो लोकल फार्मर्स हैं उनका सपोर्ट मिलता है टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स, स्पेनिश के जो रूलर्स थे उनको भगाने में। इन 1861 विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और उसके बाद जब इटली एक हुई तो 1861 में विक्टर इमैनुअल II का उसको राजा घोषित किया गया। हाउ एवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन, जबकि ज़्यादातर इटालियन जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी, अमॉन्ग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई, जिसमें अज्ञानता निरक्षरता बहुत ज़्यादा थी, अनपढ़ लोग थे बहुत, रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। लेकिन ये जो राष्ट्र को एक करना है, राष्ट्र को फ्री करना है, ये जो आइडियोलॉजी थी, ये जो विचार थे, वो उनके बारे में कुछ जानते नहीं थे। द पीजेंट मासिस, और जो ये पीजेंट के फार्मर्स के जो ग्रुप थे, मासिस थे, क्राउड था, हु हैड सपोर्टेड गरिबाल्डी इन सदर्न इटली, जिन्होंने सदर्न इटली में सपोर्ट किया था गरिबाल्डी को एक करने के लिए, इटली को और स्पेनिश रूलर्स को हराने के लिए, हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, इटालिया वर्ड उन्होंने कभी सुना ही नहीं था, एंड बिलीव्ड, और बल्कि ऐसा मानते थे दैट ला टैलिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। तो वो तो ऐसा मानते कि ला टैलिया तो कोई विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है, ऐसा वो लोग समझते हैं। सो वी विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, गुड बाय एंड डू द होमवर्क प्लीज। You know, homework 15 objectives you have to prepare as usual.